हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एफएनओ की अकाउंटिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कैसे करेंगे फ्रॉम परचेज टिल स्क्वेयरिंग अप ऑफ एट फाइनल सेटलमेंट। क्या एंट्रीज रहेगी, कैसे बैलेंस शीट दिखेगी, कौन कौन से आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे विद एन एग्जांपल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आईसीआई के गाइडेंस नोट के थ्रू आपको बताया था कि एफएनओ की अकाउंटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं हम। आज उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके रिटर्न में कैसे शो करेंगे ये चीज कवर करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। तो मैंने यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करा है। 28 को इक्विटी फ्यूचर 1, 29 को इक्विटी फ्यूचर 2 एंड 29 को फिर से इक्विटी फ्यूचर 1 में एंटर करी हूँ। ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपायरी डेट जिन जिन की मई, जून एंड मई है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फर्स्ट का है 1420 एंड सेकंड का है 4280 एंड थर्ड का है 1460। नंबर ऑफ यूनिट्स किस किस कितने हैं? 200 यूनिट्स है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी 200 यूनिट्स है। इसके बाद ये मैंने 28, 29 और मई जून को इसलिए लिया क्योंकि इसी के बीच में बैलेंस शीट डेट पड़ेगी 31 मार्च 2021। तो जो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया है उस गाइडेंस नोट में वो भी कवर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो अब मुझे डेली सेटलमेंट के थ्रू अमाउंट पे करना है और रिसीव करना है। अब डेली सेटलमेंट प्राइस जो 28 की थी इक्विटी फ्यूचर 1 की, वो थी 1410, जबकि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 1420 की थी। मतलब कम हो गया प्राइस, मतलब मुझे लॉस हो गया, मुझे पे करना पड़ेगा। तो पे कितना करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10 इंटू 200 यूनिट्स है, तो 2000 मुझे पे करना है। यहाँ मैंने टेबल बनाया मार्क टू मार्केट अमाउंट पेड एंड रिसीव्ड। इसमें आप देख सकते हैं डेट वाइज और आपके इंडेक्स वाइज इसको भी मेंटेन किया है। अब आपका ये भी डाउट हो सकता है क्या हमें हर एक स्क्रिप्ट वाइज ये मेंटेन करना है? तो जी नहीं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जब जो आपके क्लियरिंग मेंबर है आजकल वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड बुक आपको मिल जाएगी, पीएनएल अकाउंट मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें, और बैंक अकाउंट में आपके ये ट्रांजेक्शन होंगे तो आप वहां से भी एंट्री कर सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सब लोग मेरे को बहुत फोर्स कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न आप बताइए, इनकम टैक्स रिटर्न बताइए। मैं वो जरूर बताऊंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इक्विटी फ्यूचर 1 में जो 28 मार्च है उस दिन मुझे पे करना पड़ जाएगा। अब 29 को जो कॉन्ट्रैक्ट जो इक्विटी फ्यूचर 1 की वैल्यू है, अब वो कैसे मैं कंपेयर करूंगी? 1410 से कंपेयर करूंगी, 1410 से 1428। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगा? इक्विटी फ्यूचर 1, जो कि मैंने 28 मार्च को खरीदा था, क्योंकि अब 28 मार्च वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो प्राइस है वो हो गई है 1410 इंस्टेड ऑफ 1420। 1420 तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बट अब जब मैं कंपेयर करूंगी वो मैं करूंगी 1410 से 1428 को, तभी मेरा पेमेंट और रिसीप्ट आएगा। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगी वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से करूंगी, बट जो डेली सेटलमेंट रहता है वो मेरा प्रीवियस प्राइस से कंपैरिजन होता है। तो जो फर्स्ट 28 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है EF1 में, उसके कंपैरिजन क्या होगा? 1410 माइनस 1428। तो आइए मैंने यहाँ पर करा है 1428 माइनस 1410 इंटू 200। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मैं रिसीव करूंगी अमाउंट। प्रॉफिट अभी वर्ड गलत है, मतलब कि मैं अमाउंट रिसीव करूंगी। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मेरा प्राइस बढ़े तो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ। अब 29 को ही मैंने इक्विटी फ्यूचर 1 एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हूँ, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है? 1416। तो अब मैं 1416 को 29 की जो सेटलमेंट प्राइस है वो है 1428, इन दोनों को कंपेयर करूंगी। तो आइए, जो सेकंड है आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में 1428 माइनस 1416 इंटू 200, टोटल कितना हो गया? 6000। मतलब मुझे उस दिन कितना रिसीव होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी फ्यूचर 1? 6000।
और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है इक्विटी फ्यूचर 2, क्योंकि 29 को मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हूँ इक्विटी फ्यूचर 2 के, उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 4280, वो कंपेयर करूंगी मैं उसी दिन के प्राइस से, डेली सेटलमेंट प्राइस से, जो कि 4300 है। मतलब इसमें भी प्राइस मेरी इंक्रीज हुई, मुझे पैसे इसमें भी मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 4300 माइनस 4280 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 50, तो 1000 मुझे इक्विटी फ्यूचर 2 से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ऐसे उस दिन मुझे जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 7000 रुपीज, 6000 फॉर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी फ्यूचर 1 एंड 1000 फॉर इक्विटी फ्यूचर 2। वैसे ही 30th को मैं कंपेयर करूंगी, तो अब 30th के लिए जो फर्स्ट इक्विटी फ्यूचर के प्राइस है वो कितनी हो गई थी 1428, दोनों इक्विटी फ्यूचर 1 के लिए 1428, तो जो मेरी कंपैरिजन होगी वो 1428 से 1435 की होगी। इसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो 1435 माइनस 1428 आप फॉर्मूला बार दे सकते हैं इंटू 200, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेम 1435 माइनस 1428 इंटू 200 ये मेरे सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ऐसे 2800 आ गया। इक्विटी फ्यूचर 2 के लिए मेरा कंपैरिजन कैसे होगा, 4300 से अब प्राइस हो गई 4270, मतलब प्राइस कम हुई है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे कितने, जो भी डिफरेंस अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स 1500। ऐसे ही आप 31st का करेंगे। जब रिसीव पेमेंट हो जाएगा तब आपका नेट बैलेंस इन मार्क टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर अकाउंट में आप देखेंगे कि डेबिट है या क्रेडिट है। मेरे केस में पेमेंट ज्यादा हो गई है, मतलब मुझे पेमेंट करना पड़ा ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, इसलिए मेरा डेबिट बैलेंस होगा और ये पेमेंट डिनोट करेगा कि मैंने पेमेंट करा है। आइए मैं आपको जर्नल एंट्री बताती हूँ कि 28, 29 एंड 30, 31 की एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको 28 को 2000 पे करने पड़े, तो मार्क टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 बीइंग एमटीएम मार्जिन पेड फॉर अ डे, ये एंट्री होगी जब आप बैंक से पेमेंट करेंगे। और वैसे ही जो नेक्स्ट डे मुझे 7000 रुपीज मिले थे 29 को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर अकाउंट 7000, तो ये मार्जिन मैंने रिसीव की। वैसे ही 30th को भी मेरा रिसीव हुआ कितना, नेट अमाउंट 2800, तो इक्विटी फ्यूचर 1 से रिलेटेड रिसीव किया था मैंने, बट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ा इक्विटी फ्यूचर 2 से रिलेटेड 1500, तो नेट मुझे 1300 मिलेगा बैंक में, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्केट मार्जिन। वैसे ही 31st को मुझे पेमेंट करना पड़ा 10,200, इस वजह से मेरा पूरा नेगेटिव हो गया बैलेंस। तो ये हो गई अपनी मार्च तक की एंट्री, 31 मार्च तक की एंट्री आपको डेली सेटलमेंट वाइज ऐसे करनी है। इसके बाद आ जाता है बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर क्या बोला गया था गाइडेंस नोट में कि आपको जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी पोजीशन देखनी है कि जब वो सेटल होंगे तो क्या वो आपको लॉस इनकर होगा या आपको प्रॉफिट इनकर होगा। तो एंटिसिपेशन ये कहता है कि जो इक्विटी फ्यूचर 1 है उसके कारण मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे फ्यूचर में 4400, और इक्विटी फ्यूचर 2 से रिलेटेड मैं रिसीव करूंगी 500। तो गाइडेंस नोट क्या कहता था कि अगर आपको पेमेंट करना है फ्यूचर में जो अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो उसका प्रोविजन बुक करना, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो आपको उसको इग्नोर करना है, प्रूडेंस रूल यही कहता है। तो आप जो इक्विटी फ्यूचर 1 है उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन की एंट्री पास करनी है। प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर अकाउंट 4400 जो भी आपका एंटिसिपेशन है उसका प्रोविजन आपको बुक करना है। जब आप प्रोविजन की एंट्री करेंगे तो उसके बाद जो आपकी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है वो कुछ ऐसी दिखेगी, लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी में आपका करेंट लाइबिलिटी प्रोविजन, एसेट में आपका करेंट एसेट एंड करेंट एसेट में एमटीएम मार्क टू मार्केट मार्जिन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर अकाउंट, जिससे हम अभी बैंक की एंट्रीज कर रहे थे वो वाला लेजर, उसमें अभी तक 3900 मेरे है, मैंने इतना पे करा है। और अब मैं जब प्रोविजन की एंट्री पास करूंगी तो मैं यहाँ से लेस करके भी दिखा सकती हूँ प्रोविजन फॉर लॉस, तो मेरा जो नेट 500 है इसका ये एक्सेस प्रोविजन मेरा लाइबिलिटी प्रोविजन में चला जाएगा 500। तो ऐसे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2021।
अब अपन देखते हैं जो लास्ट है कि एट द टाइम ऑफ स्क्वायरिंग अप, जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप करेंगे या फिर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, क्या एंट्रीज पास होगी। तो उसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल ये लिया है फर्दर कि जो इक्विटी फ्यूचर 2 है उसको मैं सेटल कर रही हूँ 1 अप्रैल को, जो कि कब होना था, जून में, बट मैं पहले ही सेटल कर रही हूँ क्योंकि लॉस होना है भाई, इतना क्यों रुकेंगे। फिर इक्विटी फ्यूचर 1 2 अप्रैल को मैं स्क्वायर अप कर रही हूँ। इक्विटी फ्यूचर 1 जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं 3 अप्रैल को स्क्वायर अप करूंगी। अब इन तीनों डेट 1 अप्रैल 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल को जो सेटलमेंट प्राइस है उससे मैं सेटल करूंगी अपने पेमेंट और रिसीट को। तो जो 1 अप्रैल की प्राइस है वो है 1415 फॉर इक्विटी फ्यूचर 1, 2 अप्रैल की है 1430 एंड 3 अप्रैल की 1442। और वैसे ही इक्विटी फ्यूचर 2 के लिए है 4250 फॉर 1 अप्रैल। बाकी के दो क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं इक्विटी फ्यूचर 2 को स्क्वायर अप कर रही हूँ और बाकी 2 दिन में मैं इक्विटी फ्यूचर 1 को स्क्वायर अप करूंगी। तो उसके लिए पहले मैं मार्क टू मार्केट देखूंगी कि मार्क टू मार्केट मार्जिन मेरा कितना बन रहा है 1 अप्रैल को। अब जो मेरा कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन कैसे होगा, जो 31 को मेरा प्राइस था, मैं ऊपर आपको ले चलती हूँ, 31 को जो आप प्राइस चल रहा था इक्विटी फ्यूचर 1 का वो था 1407। अब जो मेरा कंपैरिजन होगा वो होगा 1407 से। 1407 से प्राइस अब कितनी होगी 1 अप्रैल को 1415, मतलब बढ़ गई, मुझे पैसे मिलेंगे। तो 1415 माइनस 1407 इंटू 200, वैसे ही 1415 माइनस 1407 इंटू 200, तो 3200 मैं रिसीव कर लूंगी 1 अप्रैल को इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी फ्यूचर 1। वैसे ही 2 अप्रैल को अब मेरा जो कंपैरिजन होगा 1415 से 1430 होगा। तो 1430 माइनस 1415 इंटू 200 इंटू 2 कॉन्ट्रैक्ट, तो 6000 में रिसीव कर लूंगी। वैसे ही थर्ड को मैं कंपैरिजन करूंगी 1430 से 1442। देख सकते हैं आप प्राइस बढ़ती जा रही है। वैसे ही इक्विटी फ्यूचर 2 का जो प्राइस था, डेली सेटलमेंट प्राइस 31 को, वो था 4290 था, और 1 अप्रैल को कितना हो गया 4250, मतलब कम हो गया। कम हो गया तो मुझे पे करना पड़ रहा है। कितना पे करना पड़ रहा है 1490 माइनस 4250 इंटू 50 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 2000 रुपीज मुझे पे करना पड़ जाएगा। इसके बाद मैं यहीं पर ही कैलकुलेशन करूंगी किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही मैं स्क्वायर अप कर रही हूँ और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो इक्विटी फ्यूचर 2 जो मैं 1 अप्रैल को स्क्वायर अप कर रही हूँ उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4280 है, उसको मैं कंपेयर करूंगी डेली सेटलमेंट प्राइस से। डेली सेटलमेंट प्राइस 1 अप्रैल को कितनी थी 4250। इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगी तो मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, लॉस हुआ है, 30 रुपीज का लॉस हुआ। वैसे ही जो इक्विटी फ्यूचर 1 है जो कि मैंने सेकेंड अप्रैल को स्क्वायर अप कर रही हूँ, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 1418। ये मैंने वेटेड एवरेज निकाला है क्योंकि दो इक्विटी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे, तो उन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको मैंने वेटेड एवरेज किया है। इसके बाद इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, सेटलमेंट प्राइस से करेंगे 1430, जो कि 2 अप्रैल का है। और 3 अप्रैल को वही वेटेड एवरेज प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आप किससे कंपेयर करेंगे, जो डेली सेटलमेंट प्राइस है 1442। तो मेरे को इक्विटी फ्यूचर 1 एंड 2 में तो प्रॉफिट हो रहा है 12 रुपए एंड 24 रुपए का। जब आप नंबर ऑफ यूनिट से इंटू करेंगे तो 2400 और 4800 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट इक्विटी फ्यूचर 2 में मेरे को लॉस हो रहा है। अब आपका डाउट होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वेटेड एवरेज क्यों किया है। तो वेटेड एवरेज इसलिए किया है क्योंकि मैं उस दिन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों सेम कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा स्क्वायर अप करूंगी, तो इसलिए वेटेड एवरेज से कंपेयर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। अब आइए हम इससे रिलेटेड एंट्रीज देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को एंट्रीज क्या पास होगी। फर्स्ट को मैं इक्विटी फ्यूचर 2 को स्क्वायर अप कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बैंक में रिसीव करूंगी अपना मार्क टू मार्केट मार्जिन में रिसीव करूंगी, जो कि नेट कितना अमाउंट है 1200। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट मार्जिन 1200 से एंट्री पास करूंगी, और उसी दिन मैं लॉस की एंट्री पास करूंगी क्योंकि मुझे इक्विटी फ्यूचर 2 में लॉस हुआ है। तो लॉस क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मार्केट मार्जिन
1500। जो लेजर है, हम जिस लेजर के थ्रू अमाउंट और पे और रिसीव करे थे उसी से हम लॉस और प्रॉफिट भी बुक करेंगे। इसके बाद सेकंड को बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो मार्जिन मनी है वो मैं रिसीव करूंगी 6000 रुपीज की, और सेकंड को मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करूंगी इक्विटी फ्यूचर वन से रिलेटेड, जो कि 2400 है। तो मार्क टू मार्केट मार्जिन EIF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन स्क्वायरिंग अप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही थर्ड को पहले मैं रिसीव करूंगी मेरा मार्जिन मनी एंड देन मैं प्रॉफिट बुक करूंगी मार्क टू मार्केट मार्जिन EIF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस 4800। तो ऐसे मेरे को 2 कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट बुक हुआ है और एक में लॉस बुक हुआ है। तो आपका जो ये लेजर है मार्क टू मार्केट मार्जिन, ये आपका 0 हो जाएगा अगर आपके पास 0 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई भी अनसेटल्ड नहीं है, आपने सब सेटल कर दिया है। तो अल्टीमेटली जो आपका ये लेजर है मार्क टू मार्केट मार्जिन, ये 0 हो जाना चाहिए। तो आपकी एंट्री सारी सही है। और आपको एंट्रीज कहाँ से करनी है? बैंक स्टेटमेंट से करनी है। ये तो मैंने आपको लॉजिक समझाया है, इतना डिटेल में आपको नहीं करना पड़ता। आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट से मार्जिन रिसीव की, मार्जिन पेमेंट की मिल जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अलग से ही आपको क्लियरिंग मेंबर दे देता है। तो उसके हिसाब से आप बुक कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, और जो आपके एक्सपेंसेस हैं इन सब के अलावा, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस हैं एंड कोई इंटरेस्ट, आपने लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आप बुक कर सकते हैं, सैलरी बुक कर सकते हैं, वो सब बैंक अकाउंट के थ्रू आप बुक कर पाएंगे। तो ये था अकाउंटिंग विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे ये सारी चीजें बताऊंगी, अलोंग विथ कैपिटल गेन, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे इक्विटी जब वो बेच रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड, उसको कैसे शो करेंगे, ये सारी चीजें मैं उसमें कवर करूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।